नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। विश्लेषण की शुरुआत भारत रत्न पर सबसे बड़ी खबर से। केंद्र सरकार ने इस गणतंत्र दिवस पर 3 नाम भारत रत्न के लिए चुने हैं। इनमें राजनीति के क्षेत्र से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का नाम है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और प्रख्यात गायक भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। इनमें सबसे दिलचस्प नाम प्रणब मुखर्जी का है, जो 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। प्रणब मुखर्जी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि वो हमारे जमाने के अद्भुत स्टेट्समैन हैं और उन्होंने दशकों तक देश की निस्वार्थ सेवा की है। नानाजी देशमुख पर भी पीएम ने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने ग्रामीण भारत के विकास के लिए जो योगदान किया है, ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है, उसने नई दिशा दी है। गरीबों के लिए उनका समर्पण रहा है, वो सच्चे मायने में भारत रत्न है। इसी तरह से दिवंगत भूपेन हजारिका के बारे में पीएम ने लिखा है कि उनके गीत और संगीत पीढ़ियों तक हैं। इस गीत और संगीत से न्याय, सद्भावना और भाईचारे के संदेश मिलते रहे हैं। उन्होंने भारतीय संगीत की परंपरा को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय किया है। इन तीनों हस्तियों का जो कार्य क्षेत्र रहा है वो राजनीतिक लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रणब मुखर्जी बंगाल से, तो भूपेन हजारिका असम से और नानाजी देशमुख का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा है। ये बहुत दिलचस्प है, खासतौर पर प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाना, जबकि वो जीवन भर उस राजनीतिक पार्टी में रहे जो सत्ताधारी पार्टी के विरोधी है और आज भी दोनों की जबरदस्त लड़ाई 2019 के लिए चल रही है। वैसे प्रणब मुखर्जी को लेकर अभी तक कांग्रेस में खलबली मच गई थी जब वो संघ के बुलावे पर नागपुर में उनके कार्यक्रम में चले गए थे। ये आपको याद होगा कि किस तरह से इस पर राजनीतिक गहमा-गहमी हुई थी। यहां हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात सुनाते हैं जो उन्होंने 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब के लॉन्च पर कहा था। कैसे प्रणबदा की बातें करके पीएम भावुक हो गए थे। ऐसे लोगों के बीच में बड़ी करीबी से जीने का मुझे अवसर मिला। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बड़ी करीबी से जीने का अवसर मिला। एक मेरे मोल्डिंग में वो एक बहुत बड़ा अवसर था। मुख्यमंत्री बना तो मुझे आज गर्व से मैं स्मरण करता हूं कांग्रेस के दिग्गज नेता नवल किशोर शर्मा जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं मानता हूं कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सद्भाग्य रहा कि मुझे प्रणबदा की उंगली पकड़ करके दिल्ली की जिंदगी में अपने आप को सेट करने में बहुत बड़ी सुविधा मिली। बहुत बड़ा मेरे लिए एक बहुत बड़ा संबल रहा। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको हमेशा चिंता रहती है काम जल्दी पूरा ना हो। अगर खाली हो जाऊंगा तो शाम को करूंगा क्या। एक बार मैंने किसी अखबार में, हमारे यहाँ से खबरें तो लीक कर ही लेते हैं आप लोग, आपकी बड़ी कुशलता तो रहती है। तो मैं एक दिन अफसरों की मीटिंग लेता रहा था, करीब 8-9 बज गए होंगे। तो मीटिंग 9 बजे करीब समाप्त हो गई। तो मेरे मुंह से निकल गया, अरे इतना जल्दी पूरा हो गया। और रात को 9 बजे भी। तो मैं चलो भाई ठीक है, जाएंगे, देखेंगे क्या समय कैसे बिताएंगे, सोचेंगे। ऐसी जिंदगी में एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते हैं, प्रणबदा कहते हैं, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो, तुम तबीयत का संभालो। वैसे पीएम मोदी और प्रणबदा एक दूसरे की तारीफ करते रहे हैं। पीएम उन्हें अपनी प्रेरणा बताते हैं तो प्रणबदा भी पीएम मोदी के कामों की बड़ाई करते रहे हैं। Prime Minister has given a new direction, no doubt.
various initiatives which he has taken clearly indicate the onwards movement of India. Some of the decisions are no doubt epoch-making decisions. प्रणब दा से फोन पर आज तक ने संपर्क किया। उन्होंने भारत रत्न सम्मान पर खुशी जताई। उन्होंने हमसे कहा कि वो इस बारे में कल आधिकारिक प्रतिक्रिया देंगे। हमें उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। वैसे उनको बधाइयां हर तरफ से मिल रही हैं, लेकिन प्रणब दा के अलावा दो और नामों की चर्चा बहुत जरूरी है। नानाजी देशमुख को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। हम आपको उनके बारे में भी बताते हैं। समाजसेवी नानाजी देशमुख का जन्म महाराष्ट्र के परभणी जिले में 11 अक्टूबर 1916 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें भारत सरकार ने सामाजिक कार्य के लिए 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 1940 में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के निधन के बाद नानाजी देशमुख ने अपना पूरा जीवन संघ के नाम कर दिया। आज देश भर में सरस्वती शिशु मंदिर नामक स्कूलों की स्थापना नानाजी देशमुख ने पहली बार गोरखपुर में की थी। उन्होंने ही 1947 में आरएसएस की पंचजन्य पत्रिका निकालने की शुरुआत की थी। ये श्रेय उन्हें ही जाता है। नानाजी ने 1957 तक उत्तर प्रदेश के हर जिले में जनसंघ की इकाइयों की स्थापना की। जनता पार्टी के संस्थापकों में नानाजी देशमुख प्रमुख थे। आपातकाल हटने के बाद जब चुनाव हुआ तो नानाजी देशमुख यूपी के बलरामपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। 1960 में लगभग 60 वर्ष की आयु में नानाजी ने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेते हुए सामाजिक जीवन में पदार्पण किया। 1989 में भारत भ्रमण के दौरान नानाजी पहली बार भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट गए और अंतिम रूप से यहीं बस गए। नानाजी ने अपने मृत शरीर को मेडिकल शोध के लिए दान करने का वसीयतनामा निधन से काफी पहले 1997 में ही लिख दिया था। 27 फरवरी 2010 को नानाजी देशमुख का देहांत चित्रकूट में हुआ और उनकी इच्छा के अनुसार उनका पार्थिव शरीर एम्स को सौंप दिया गया। नानाजी देशमुख जीवन भर देश के लिए जिए। उन्होंने ऐसे कपल तैयार किए। दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से देश के लिए जीना सीखो, देश के लिए कुछ करके रहो, इस मंत्र के साथ युवा दंपतियों को उन्होंने निमंत्रित किया। सैकड़ों की तादाद में ऐसे युवा दंपति आए आगे और उन्होंने ग्राम विकास के काम में लगाया। जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, देश में जनता पार्टी का शासन था। नानाजी देशमुख को मंत्री परिषद के लिए आमंत्रित किया गया। जयप्रकाश जी के कदमों पर ही नानाजी ने भी मंत्री परिषद में जुड़ने से विनम्रतापूर्वक इनकार किया और स्वयं को राजनीतिक जीवन से निवृत्त करके 60 साल की उम्र के बाद वे जब तक जीवित रहे, करीब 3.5 दशक तक उन्होंने अपना जीवन चित्रकूट को केंद्र बिंदु बना करके, गोंडा को केंद्र बिंदु बना करके ग्रामीण विकास के लिए खपा दिया। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजे गए भूपेन हजारिका देश के नामचीन संगीतकार और गायक रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भूपेन हजारिका असमिया भाषा के कवि, फिल्म निर्माता, लेखक भी रहे थे। 1926 में असम के सादिया कस्बे में पैदा हुए भूपेन हजारिका ने 5 नवंबर 2011 को 85 साल की उम्र में मुंबई में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भूपेन हजारिका ने 1936 में 10 साल की उम्र में अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था। सिर्फ 13 साल की उम्र में भूपेन हजारिका ने अपना पहला गाना लिखा था। 1939 में वो असमिया फिल्म इतिहास की दूसरी रंगीन फिल्म इंद्रमालती में बाल कलाकार के रूप में दिखे। भूपेन हजारिका अरुणाचल प्रदेश की पहली रंगीन हिंदी फीचर फिल्म मेरा धर्म मेरी मां के निर्माता, निर्देशक और संगीत निर्देशक रहे। भूपेन हजारिका
कई भाषाओं में गाते थे, लेकिन असम की संस्कृति और लोक परंपराओं पर गीत और कविताएं अपनी भाषा असमिया में ही लिखते थे। उन्होंने 1000 से अधिक गीत और कविताएं और 15 बड़ी किताबें लिखी। भूपेन हजारिका ने रुदाली, दरमिया, दमन, चिंगारी जैसी चर्चित हिंदी फिल्मों का संगीत निर्देशन किया। भूपेन हजारिका को 1975 में असमिया फिल्म चमेली मेमसाब के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और फिर 1977 में पद्मश्री से नवाजा गया। 1992 में भूपेन दा को भारतीय सिनेमा जगत के सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजा गया। 1993 में उन्हें भारत के ऑस्कर कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 2009 में अहोम रत्न से सम्मानित किया गया। 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित भूपेन दा को 2012 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और अब भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक 5 लोगों को भारत रत्न से के सम्मान से नवाजा है। 2015 में महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया। इसके बाद मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के इस आखिरी साल में 3 हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाज सुधारक नानाजी देशमुख और महान गायक, संगीतज्ञ और फिल्मकार भूपेन हजारिका इस सम्मान के लिए चुने गए। हम इस खबर पर आगे आपको प्रतिक्रियाओं की अपडेट देते रहेंगे, लेकिन अब खबरदार में बात उस राजनीति की जो इस वक्त प्रियंका वाड्रा के नाम पर चल रही है। लेकिन बयानबाजी से दूर सवाल यह है कि क्या प्रियंका वाड्रा का यूपी की राजनीति में कोई असर पड़ेगा, और अगर असर पड़ेगा तो फिर नुकसान किसका होगा, गठबंधन का या फिर बीजेपी का? यूपी के मुख्यमंत्री ने क्या प्रतिक्रिया दी है प्रियंका वाड्रा पर, सबसे पहले आपको वही सुनाते हैं। प्रियंका गांधी आ गई हैं, उनको कितना बड़ा चुनौती मान रहे हैं सर? भैया, कांग्रेस का ये आंतरिक मामला है। कौन आए कौन न आए ये कांग्रेस का विषय है, और प्रियंका जी पहली बार राजनीति में नहीं आई हैं। 2004 में भी सक्रिय थी, 2009 में भी थी, 2014 में भी थी, 2017 में भी थी। हर लोकसभा, हर विधानसभा में उनकी सक्रियता रही है। कांग्रेस कोई अधिकार है कि वह किसको रखें किसको न रखें, लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस ने फिर एक बार साबित किया है कि उनके लिए एक परिवार ही पार्टी है, और पार्टी एक परिवार के बाहर जाकर के नहीं सोच सकती है। उसके अलावा उनके पास कोई दूसरी। आप पूर्वांचल से है, पूर्वांचल से उनको पूर्वांचल का प्रभार सौंपा गया है, तो क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे, हम सीएम के रूप में आपसे समझना चाहते हैं? कुछ नहीं होने जा रहा है। 0 + 0 0 ही होता है, वह कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता है। कांग्रेस 0 है, कांग्रेस में कोई भी आ जाए उसके साथ 0 ही जुड़ना है। कांग्रेस कुछ भी आगे नहीं हासिल करने जा रही है। बीजेपी की बात तो समझ में आती है कि वो प्रियंका वाड्रा के किसी असर को सीधे तौर पर खारिज करे, लेकिन यूपी में मायावती और अखिलेश का गठबंधन क्यों बेचैन है, कैसे कंफ्यूजन में है गठबंधन, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कल आजम खान ने क्या कहा था और आज राम गोपाल यादव ने क्या कहा है, वो आप सुनिए। हमारी दरखास्त है कांग्रेस से कि उत्तर प्रदेश में वोट कटौवा का काम न करें, क्योंकि अगर कोई ऐसी कोशिश की तो मेरी इस बात की मजबूरी होगी कि मैं कांग्रेस पार्टी की उस सही शक्ल को, जिसके नतीजे में कांग्रेस पार्टी यहाँ खड़ी है, वो खास तौर से उस अक़लियत को जो यहाँ फैसला करेगी उसे वो शक्ल दिखाऊं। राहुल गांधी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, प्रियंका को पूरी उत्तर प्रदेश की जो कमान सौंपी, उसका कहीं न कहीं उस पर क्या कहना है और क्या असर पड़ सकता है, खास करके सपा बसपा गठबंधन? कोई भी पार्टी अपने किसी व्यक्ति को किसी पद पर रख सकती है, इसमें कहने क्या जरूरत है? क्या गठबंधन सीटों पे को असर डालेगी कांग्रेस का ये जो उन्होंने का जो बता रहे हैं? उससे लाभ होगा। यानी एक नेता को लग रहा है कि कांग्रेस गठबंधन के वोट काट सकती है, जबकि एक नेता खारिज कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने अब ताने देने शुरू कर दिए हैं कि प्रियंका को लाने से भी कांग्रेस का क्या होगा। जिस तरह का कांग्रेस प्रचार कर रही है इंदिरा इज बैक, आपको क्या लगता है, क्या बाकी इंदिरा की छवि है प्रियंका गांधी में? अच्छा, प्रियंका गांधी अभी पहले चुनाव में रायबरेली और अमेठी को देख रही थी,
उसमें 9 सीटें, 8 हम जीते थे, 1 बीएसपी जीती थी और 1 एसी थी। कांग्रेस को कमजोर मानकर ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन से उसे आउट कर दिया था, लेकिन प्रियंका को लाने से लग रहा होगा कि शायद कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो नुकसान बीजेपी का करेगी, गठबंधन का भी कर सकती है। कल तक जो प्रियंका कार्ड पर राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, अचानक से उल्टी बात करने लगे। देखिए, प्रियंका जी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने संगठन में जगह दी है, यूपी के एक हिस्से का प्रभारी बनाया है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि कांग्रेस किसको प्रभारी बनाएगी, कांग्रेस किसको प्रभारी हटाएगी। हाँ, बहुत दिनों से इस बात की चर्चा थी कि प्रियंका गांधी जी सक्रिय राजनीति में कब आएंगी, तो प्रियंका गांधी जी सक्रिय राजनीति में आ गई हैं। जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय मायावती जी ने बनाया है, उसको लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं, और उन्होंने एक बात स्पष्ट कही है कि हम तीनों लोगों का मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो ये तो सच है कि जो हमारा गठबंधन है वो भी भाजपा को हरा रहा है, और कांग्रेस को लगता है कि उनका भी मकसद बीजेपी को हराना है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जिस कांग्रेस ने पिछली बार 7.5% वोट पाया हो, वो 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या कर लें प्रियंका जी। हाँ, प्रियंका जी अपने वर्करों में जान फूकेंगी, संगठन अगर खड़ा करना चाहेंगी तो संगठन खड़ा करेंगे, लेकिन 2019 के चुनाव में कोई चमत्कार हो कांग्रेस की तरफ से, ऐसा नहीं लगता। खबरदार में अब हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपको उन हिमवीरों के बीच लेकर चलेंगे जो -40 डिग्री सेल्सियस की शरीर गला देने वाली ठंड से लोहा लेते हुए भारत चीन सरहद पर अपने जज्बे की गर्मी से देश को सुरक्षा का सुखद एहसास करवाते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज तक उत्तराखंड के औली में भारत चीन बॉर्डर पर तैनात इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के कैंप में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पहुंचा, जहां सांसों को भी शरीर का साथ देने में मुश्किल होती है। उस दुर्गम सरहद पर जब आज तक की टीम ITBP के कैंप में पहुंची तो सदैव सजग रहने वाले हिम के वीर योद्धाओं से हमारी मुलाकात हुई, जो शरीर गला देने वाले तापमान के बीच भी अपने शौर्य के बूते माहौल में हमेशा गर्माहट बनाए रखते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपको ITBP के इन हिमवीरों के जज्बे पर आधारित आज तक की ये बर्फीली रिपोर्टिंग देखकर सर्दी में भी गर्मी का एहसास होने लगेगा। पांव के नीचे बर्फ, दिल में देशभक्ति की आग। -40 डिग्री की ठंड में ITBP के शोले, बर्फ से लोहा लेने वाले ITBP के हिमवीर, बर्फीली सरहद पर देशभक्ति की लौ जलाते जांबाज। उत्तराखंड की औली में चीन सीमा पर तैनात ITBP के जवानों के साहस और चट्टान जैसे इरादों का अंदाजा लगाना तक आपके और हमारे बस की बात नहीं है। चीन की सरहद पर तैनात इन हिमवीरों के साथ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आज तक औली में भारत चीन बॉर्डर पर पहुंचा है। जहां गोलियों से ज्यादा खतरा होता है मौसम का, जहां का टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, आज तक की टीम वहीं पहुंची है। यहां बर्फबारी करीब 4 से 5 फीट के आसपास हो गई है। आप देख सकते हैं कि पूरा बर्फ का रेगिस्तान यहां पर फैला हुआ है। ITBP के जवान किस तरीके से इस पूरे इलाके में भारत चीन सरहद की निगरानी करते हैं, हम आपको यहां से दिखाएंगे। आज तक की टीम जब औली में ITBP के ट्रेनिंग कैंप में पहुंची तो सुबह का वक्त था। पाँव खोलो। और ITBP के जवान योगासन में लीन थे। ITBP के कमांडो को देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर शीर्षासन के जरिए अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, यानी मजबूत बना रहे हैं। इस बर्फीले रेगिस्तान में
जिस तरीके से माइनस में टेम्परेचर होता है और ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, उस स्थिति में ये अपने आप को किस तरीके से स्वस्थ रखते हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। 9000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो, वहां आईटीबीपी के जवान योग के जरिए खुद को फिट रखते हैं। जैसे यहाँ बर्फ गिर जाती है तो यहाँ दौड़ नहीं सकते, हम जाते हैं LRP में, SRP में दौड़ते भी हैं। अपने शरीर को फिट करने के लिए हम योग करते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो। जहां साल के 9 महीने पहाड़ बर्फ की सफेद चादर तले दबे रहते हो, जहां का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता हो, जहां ठंडी हवाएं हड्डियां गला देने के लिए काफी हो, वहां आईटीबीपी के ये हिमवीर कपड़े उतारकर मौसम को चुनौती देते हैं, हर दिन, हर सुबह, हर शाम। भारत चीन सरहद पर आईटीबीपी के कमांडो जहां पर तैनात होते हैं, वहां चीन की सेना यानी PLA के साथ हमेशा फेस ऑफ की स्थिति होती है। वहां हथियारों का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता है, लेकिन ये जवान किस तरीके से जूडो कराटे के जरिए अपने आप को मजबूत करते हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जी बहुत मजबूत की हम अपने देश के लिए अपनी जान दे देंगे, ये तो कुछ नहीं सर। बर्फीले इलाके में रहना हमारा काम है और चीन को रोकना हमारा काम है। जब ये लोग यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं उसके बाद जो इनिशियल PT ट्रेनिंग होती है उसमें शामिल करते हैं और उसमें सुबह से ही जो इनकी शेड्यूल शुरू होता है, जब टेम्परेचर -3 -4 होता है तो धीरे धीरे इनकी बॉडी इस कंडीशन के लिए तैयार होती है। जब बॉडी कंडीशनिंग हो जाती है उसके बाद इनको नंगे बदन से स्नो कॉम्बैट करवाना, अनआर्म्ड कॉम्बैट करवाना, उसमें PT करवाना, वो हम धीरे धीरे शामिल करते हैं ताकि एक समय के बाद बॉडी इतनी आपकी टफ हो जाए कि आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बर्फ में या -10 -15 डिग्री में आप उसका सामना कर सकें। वैसे तो साल के 365 दिन 2400 घंटे आईटीबीपी के जवान चीन की सरहद पर चट्टान बनकर तैनात रहते हैं, लेकिन जब देश का बच्चा बच्चा देशभक्ति के रंग में रंगा हो तब देश के इन हिमवीरों का जोश देखते ही बनता है। जब पहाड़ों पर कई फीट बर्फ जमी हो तब कैसे आईटीबीपी के हिमवीर तिरंगे की आन बान और शान को सलाम करते हैं, ये देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तिरंगे की शान को लेकर के ये लगातार यहाँ पर 2400 घंटे मौजूद रहते हैं। आप देख रहे हैं कि 9000 फीट से लेकर के 20,000 फीट की ऊंचाई तक इसी तरीके से इस गणतंत्र के मौके पर आईटीबीपी के कमांडो लगातार तिरंगा फहरा रहे हैं। सीमा बॉर्डर पे हम रहे कि हम अपने देशवासियों को हम सुरक्षा कर पा रहे हो कि हमें बहुत मतलब गर्व महसूस कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रहा है हमें कि हम इतने हाई एल्टीट्यूड पे ड्यूटी कर रहे हैं, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और हमारे देशवासियों की हम रक्षा कर रहे हैं। इस साल भले ही 26 जनवरी की परेड में आईटीबीपी के इन जवानों को अपने कर्तव्य दिखाने का मौका ना मिला हो, पर आईटीबीपी के ये कमांडो ऐसे रियल हीरो हैं जो जब अपने पैरों में स्की रनर को बांध लेते हैं तो बर्फ पर ऐसे फिसलते हैं मानो पंख लगाकर हवा में उड़ान भर रहे हैं। औली में भारत चीन बॉर्डर पर आईटीबीपी के इस ट्रेनिंग कैंप में हमें महिला कमांडोज से मिलने का भी मौका मिला। भारत चीन सीमा पर 15 चौकियों पर कुछ वक्त पहले ही महिला कमांडोज की तैनाती हुई है। ये महिला कमांडोज किसी भी मामले में पुरुष जवानों से जरा भी कम नहीं है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं इसे बर्फ की गुफा कहते हैं, यानी कि ये गुफा उन इलाकों में मौजूद रहती है या फिर आईटीबीपी के कमांडो इसको आर्टिफिशियल तौर पर बना भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर बहुत ज्यादा स्पीड में हवाएं चल रही हैं उन बर्फीले रेगिस्तान में तो वहां पर बचने के लिए इस स्नो केव का इस्तेमाल किया जाता है। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर आज तक की टीम इन आईटीबीपी के महिला जो वीरांगनाएं हैं, महिला जो कमांडो हैं, उनके साथ मौजूद हैं। इनके पास इसकी रनर भी है जिसके जरिए ये स्पीड से एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, वो खुश रहिए, आराम से रहिए, प्यार से रहिए और अपना त्योहार मनाइए। उनके खुशी के लिए हम यहाँ परमानेंट तैनात रहते हैं। ये मौका शायद किसी और लड़की होने के कारण किसी और को कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन आईटीबीपी हमें ये मौका देती है कि हम खुद घर के बाहर निकल के पूरी
भारत की रक्षा कर रहे हैं। पूरा दिन सरहद पर दुश्मन पर निगाह रखने और मौसम को अपने दम पर मात देने के बाद भी अपने कैंपों में लौटे इन जवानों का जोश जरा भी ठंडा नहीं पड़ता और फिर अपनी देशभक्ति के जज्बे को खुलकर इजहार करते हैं। भारत चीन सीमा पर तैनात ये आईटीबीपी के हिमवीर। जिस तरीके से दिन भर की ये थकान यहाँ पर उतारते हैं, आपस में एक जगह मिलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बर्फ कितनी ज्यादा जमी हुई है और इस जमी हुई बर्फ में भी ये आग जला करके ये बड़े स्तर पर सरहद की सुरक्षा करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। कैमरामैन महेश कांडपाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। आज तक ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आईटीबीपी जवानों को हिमवीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जहां उन्हें सबसे बड़ा खतरा दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि जानलेवा मौसम से होता है और इस जानलेवा मौसम में 24 घंटे सीना ताने खड़े रहना सिर्फ एक सैनिक के ही बस की बात है। यह आईटीबीपी के जवानों का शौर्य है जो बर्फ में तप कर निखरता है। अब हम आपको 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर निकलने वाली परेड का एक टीजर दिखाएंगे, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कुछ चीजें पहली बार दिखाई देंगी। तो आइए कल गणतंत्र दिवस परेड से जुड़ी कुछ खास बातों पर नजर डाल लेते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में असम राइफल्स का महिला दस्ता पहली बार राजपथ पर देश की शान बढ़ाएगा। इसका नेतृत्व मेजर भावना कस्तूरी करेंगी। सेना के सिग्नल कोर की डेयरडेविल्स टीम में पहली बार एक महिला अधिकारी शामिल होंगी, कैप्टन शिखा, जो राजपथ पर स्टैंडिंग सैल्यूट देते हुए आगे बढ़ेंगी। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जिस गुरखा ब्रिगेड से हैं, वो राजपथ पर नजर आएगी। राजपथ पर पहली बार आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए के 4 पूर्व सैनिक शामिल होंगे। इन सभी की उम्र 90 से अधिक है। इनके नाम हैं परमानंद यादव, हीरालाल, लालतीराम और भागमल। इस बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। पहली बार राजपथ पर सेना की बजाय इंडियन मार्शल धुन सुनाई देगी, जिसका नाम शंखनाद है, जो आजाद भारत की पहली मूल मार्शल ट्यून है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। सिख लाइट इन्फेंट्री, महार रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के सामूहिक सैन्य बैंड ये मार्शल ट्यून बजाएंगे। हाल ही में सेना में शामिल M777 हावित्जर और भारत में बनी K9 वज्र T भी राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाएंगी। 23 जनवरी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान इन आकर्षणों को आज तक ने अपने कैमरे में कैद किया, जिसकी मुख्य झलकियों को संजोकर हम आपके सामने कल होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के एक टीजर के तौर पर लॉन्च कर रहे हैं। जब हम तिरंगे को देखते हैं तो एक अंदर से एक रिस्पेक्ट आती है एंड वी आर द पार्ट ऑफ दैट थिंग, वी आर सर्विंग फॉर द नेशन। गर्व महसूस होता है मेरे को ये सोच के कि मैं आर्मी सर्विस कोर की दस्ता लीड करूंगी इस बार रिपब्लिक डे परेड पर। द नारी शक्ति इज द बेस्ट सो फार व्हाटएवर हैज हैपेंड इन द पास्ट। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों की कुल 22 झांकियां होंगी। 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा परेड में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि नेल्सन मंडेला के बाद सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। और सुबह 8:10 से गणतंत्र दिवस की परेड पर जल, थल, वायु तीनों सेनाओं के नुमाइंदों के साथ आज तक पर हमारी खास पेशकश शुरू हो जाएगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके तहत आज सीबीआई ने रोहतक में भूपिंदर सिंह हुड्डा के घर समेत दिल्ली और हरियाणा में 30 से अधिक जगहों पर छापा मारा। सीबीआई ने यह कार्रवाई गुरुग्राम में कथित जमीन घोटालों से जुड़े मामलों में की है। आपको बता दें कि सीबीआई ने भूपिंदर सिंह हुड्डा और अन्य के खिलाफ नए केस दर्ज किए हैं जो 2004 से 2007 के दौरान हुए जमीन आवंटन से जुड़े हैं, जिस वक्त हुड्डा मुख्यमंत्री थे। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने सीबीआई की इस छापेमारी को राजनीतिक बदले की भावना करार दिया।
रोहतक में छापेमारी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हुड्डा के घर के बाहर नारेबाजी भी की। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने आरोप लगाया है कि जींद उपचुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए यह छापा मारा गया है। दरअसल जींद उपचुनाव में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के समर्थन में आज भूपेंद्र हुड्डा को जनसभा करनी थी, लेकिन सीबीआई ने रोहतक में सुबह 5 बजे ही उनके घर पर छापा मार दिया, जिसकी वजह से भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे सांसद रणदीप दीपेंद्र हुड्डा रैली में नहीं जा पाए। ये कोई पहले भी किया इन्होंने, राजनीतिक प्रतिशोध से ये हो रहे हैं। ये समझते हैं कि ऐसी बातें करके मेरी आवाज़ दबा सकेंगे। मेरी आवाज़ नहीं दब सकती। मैं एक स्वतंत्र सेनानी परिवार से हूँ। हर लड़ाई लड़ेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है जुडिशरी पर, देश की पर। दूध का दूध, पानी का पानी। वो एफआईआर दर्ज करी हुई सर्च के लिए आए थे, सर्च करके ले गए, कुछ मिला नहीं। क्या क्या लेके गए हैं? क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, लैपटॉप है ही, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जो लेके जाए। कोई रिसिप्ट आपको दी है जो जांच करके गए हैं? हाँ है। गुजरात के राजकोट में मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों द्वारा हाईवे पर निकल आए शेरों के एक झुंड को डराने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शेर के साथ शेरनी और 4 दूसरे वयस्क शेरों का कुछ बाइक सवार पीछा कर रहे हैं और मोबाइल पर उनका वीडियो बना रहे हैं। इस दौरान शेर हाईवे पर घूम रहे हैं, तभी एक शेरनी घबराते हुए बाइक सवारों से बचने के लिए हाईवे की ग्रिल फांदती हुई दिख रही है। शेरों के उत्पीड़न का ये वीडियो सामने आने के बाद राजकोट के वन संरक्षण विभाग ने इस वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि अभी ये पता नहीं चला है कि वीडियो कितना पुराना है। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन भारत से जुड़ी हर खबर देखने के लिए YouTube पर भारत तक सब्सक्राइब कीजिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।